हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है, क्या क्या प्रभाव पड़ा है, हम इसको जानने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुआ। फिर से क्या चीज़ स्थायी बंदोबस्त से जो है क्या चीज़ जो है फिर से स्थापित हुई थी। स्थायी बंदोबस्त, इसी को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे शुरू किया था। या लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793 में या 92 में शुरू हुई थी। इसमें जो क्षेत्र था वो था आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। और इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 19% जो भूमि अधिग्रहण था वो सदैव के लिए किसके, जमींदार को दे दिया गया। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी हो गई, इसमें जमींदार की हो गई। तो भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए क्या हो गया, हमेशा के लिए जमींदार को। और जमींदार क्या करेगा, राजस्व देगा किसे, ब्रिटिश सरकार को। तो ये याद रखना है। लॉ ये किसने शुरू किया, कितना परसेंट भाग इसमें इसका था, ब्रिटिश भारत का। ब्रिटिश भारत का 19% भाग आपको याद रखना है कि शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किया, 1793 में। तो ये चीज़ें याद रखना। इस चीज़ से क्या फिर से स्थापित हुई थी, तो इससे क्या स्थापित हुआ था, भूमि पर जमींदारों की बुर्जुआ संपत्ति अधिकार। यानी कि जो उनकी पहले से जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति अधिकार थे ना, फिर से यहाँ पर लागू हो गए, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जमींदार यानी कि एक तरीके से जमींदारों के अधीन सारी चीज़ें आ गई थी। आंसर हो जाएगा बी। किसने शुरू किया, कब शुरू किया और इसका अन्य नाम क्या है। समस्त ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट एरिया में था, कौन कौन से एरिया इसमें आते थे, इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक आता था। और इसमें जो जमींदार होता था वो क्या देता था, राजस्व देता था किसे, ब्रिटिश सरकार को। दूसरा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था। 19वीं सदी में के उत्तरार्ध में भारत जो है किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश था। आंसर हो जाएगा सूत और गेहूं का। सूत और गेहूं का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। 1760 और 1820 ईस्वी के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था। तो ये किया था अर्नाल्ड टॉनबी ने। अर्नाल्ड टॉनबी यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 5th। क्या कहता है, कैलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कैलिको, तो कैलिको जो संबंधित है किससे, भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था। तो आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या हुआ, उसमें भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो जाता है। ठीक है, भारतीय कृषि का क्या हो जाता है, वाणिज्यीकरण। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक था या थे। तो कौन सा कूट मतलब कि सही होगा, यह आपने बताना है कथन। देखेगा, दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आरसी दत्त भी थे। आंसर इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। और जो दादा भाई नौरोजी थे ना, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। और वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले क्या थे, ये पहले भारतीय भी थे, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। तो वो कौन सी समिति थी जिसने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। ध्यान दीजिएगा, वो समिति थी वेल्बी समिति। कौन सी थी, वेल्बी समिति, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, से या सा है, आपने बताना है। देखिएगा,
यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, स्थायी या रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। बिल्कुल सही। ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया था। बिल्कुल, ऑप्शन यहाँ पर सी। देखिएगा, रैयतवाड़ी की बात करें तो टॉमस मुनरो ने 1820 में उसके टाइम पर इसे शुरू किया गया। इसमें बम्बई, मद्रास और असम वाले क्षेत्र आए। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% भाग में ये लागू हुआ रैयतवाड़ी। भूमि का मालिक किसे बना दिया गया? रैयतवाड़ी में किसान। देखो, स्थायी या फिर जिसे जमींदारी हमने कहा, जिसे लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था या उनके टाइम पे शुरू हुई, तो उसमें क्या था? जमींदार को दे दिया गया था। यहाँ पर भूमि का स्वामी किसे बना दिया गया? किसान को। अब ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी बन गई? किसान को। और वहां पर किसकी थी? आपके जमींदार की थी। और कर की दर का 33% से लेकर के 55% तक यहाँ पर देना होता था। बताओ, किसान जो राजस्व देता था वो कर की दर का 33 से 55% तक देता था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका रैयतवाड़ी हो गया है। एक है महालवाड़ी। तो हॉल्ट मैकेंजी 1822 में, हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत की। भू राजस्व व्यवस्था ही थी जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में शुरू हुई। यानी कि समस्त ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर ये लागू होती हैं। याद रखना, पहले जमींदारी वाली 19 पे होती है, दूसरी 51 पे होती है, तीसरी आपकी कितने 30% पर होती है। भूमि पर गांव का अधिकार यहाँ पर हो गया। भूमि पर किसका अधिकार हो गया? गांव का अधिकार हो। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी यहाँ पर किसके ऊपर आ गई? इस पूरे गांव की मुखियाओं की। कर की दर का 60% तक यहाँ पर देना होता था। अब इन तीनों का, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी का प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव फर्स्ट नंबर, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ। जो कृषक थे, किसानों की दरिद्रता का, कृषकों किसानों की दरिद्रता, कृषि में ठहराव और अवनति यहाँ पर आई। पुराने जमींदारों का उन्मूलन और नए जमींदारों का उदय हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। तो ये क्या थे? ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी, आपका रैयतवाड़ी या फिर महालवाड़ी, इन सभी का क्या पड़ा था? इन पर ये प्रभाव यहाँ पर पड़े। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, तीनों के मिलाकर मैंने प्रभाव बता दिए हैं। और वो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी? स्थायी, रैयत और आपका महालवाड़ी, तीनों में से सबसे ज्यादा आपको 55% मैंने बताया था, वो कौन सी थी? रैयतवाड़ी थी। परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो भू राजस्व, तीनों ही भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो आपने बताना है। सो मैंने कहा, स्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कार्नवालिस। रैयतवाड़ी आपकी कब हुई थी? 1820 में हुई थी। किसके टाइम पे? टॉमस मुनरो के टाइम पे। महालवाड़ी 1822 में होल्ट मैकेंजी। केवल जो दूसरा है ना, वो आपका यहाँ पर क्या नहीं है? सही नहीं है। केवल कौन सा? दूसरा आपका यहाँ पर सही नहीं है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 12। सर्वप्रथम भारत में कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष कानून बनाए गए थे? तो कारखाना मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए जो सबसे पहले कानून बनाया गया था, वो कब बनाया था? क्वेश्चन नंबर 11। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर, चलेगा, चलिए जो भी है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा 1881, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 1881 आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारकों का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, लॉटरी समिति 1817 संबंधित है किससे? तो लॉटरी समिति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 13 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रैयतों के लिए कृषि भूमि को आवंटित करने से। 13 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? भारत में पहली रेल लाइन जो है, एक मिनट, लॉटरी समिति ना शहरी नियोजन से रिलेटेड है। भारत में पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी?
तो ये बिछवाई गई थी भाई किसके द्वारा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछवाई गई थी। और भारत में रेलवे का जनक किसे मानते हैं? लॉर्ड डलहौजी को मानते हैं। डलहौजी के प्रयास के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से ठाणे तक पहली रेल चलाई गई। बिछाई किसने, रेल चलाई किसने, उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और जो वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग सिस्टम यानी कि इजारेदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने ये भी क्या था, भू राजस्व की वसूली के लिए शुरू की गई थी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे यहाँ पर क्या कर दिया, खो दिया था इन्होंने यह अधिकार। 15 का ऑप्शन सी। आगे है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच में शुरू की थी? तो ये आपका कलकत्ता टू आगरा इन्होंने शुरू की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राफ लाइन 1853 में कलकत्ता टू आगरा। किसने ये विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये किसका विचार था? कार्ल मार्क्स का विचार था। किसका विचार था? कार्ल मार्क्स का विचार था। आगे क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो वही था जिसने रैयतवाड़ी को शुरू किया था बंबई, मद्रास और असम में। और इसका सही आंसर होगा डी, 1820 से 27 के बीच में रहा था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, इस चीज के लिए होता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? बंबई में। सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत में किस वर्ष स्थापित की गई थी? वर्ष 1870 में। 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। 22 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब यहाँ पर कुछ और चीजें बता देती हूँ। टिस्को 1907 में टिस्को की स्थापना किसने की थी? जे.एन. टाटा ने। ठीक है। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड विविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा शुरू की गई? कावसजी डाबर के द्वारा। कावसजी। वर्ष 1855 में भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 में। पहला इतिहासकार के.एम. पणिकर ने 1765 से 72 के काल को क्या कहा है? डाकू राज का। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त। अब भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू हुई? रैयतवाड़ी। ध्यान रखें। तिनकटिया प्रथा क्या थी? तो तिनकटिया प्रथा वो प्रथा थी, इसके अंतर्गत जो चंपारण था बिहार में, उसके किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने का अनिवार्य यहाँ पर होता था। एंड ददनी प्रथा क्या है? तो इस प्रथा में क्या होता था? ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादक, कारीगर, शिल्पियों से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम या पेशगी के रूप में क्या देते थे? धन देते थे, जिसे ददनी प्रथा कहते थे। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये थे भई आप लोगों के भारत में जो ये भू राजस्व व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है। तो इन भू राजस्व व्यवस्था जो शुरू हुई थी, इनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, चाहे वो सही स्थायी हो, चाहे वो रैयतवाड़ी हो या महालवाड़ी। स्थायी लॉर्ड कार्नवालिस, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी। एक होती है 1793, फिर 1820, फिर 1822। ठीक।
इस चीज़ का ध्यान रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।